हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आप अब अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे एक लाइक, हर जो भी वीडियो आप देखें उस पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगा। इस पूरे सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम ऑल्दो हमने ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर लिया है, तो जो बाकी जो रिमेनिंग हाफ है, जो स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। कई सारे ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जहाँ पे आप विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मिडिल टर्म। अब देखिए, हमने ये देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में अगर टू द पावर n होता है तो वहाँ पे n+1 टर्म्स होते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो उसको सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर x+y टू द पावर n का एक्सपेंशन था, इसको हमने लिखा था समेशन r=0 to n x टू द पावर n माइनस आर एंड y टू द पावर r। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंशन लिखा था। इसमें हमने ये भी देखा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो n+1 होंगे। ठीक है, तो अब अगर हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो वो किस तरीके से निकालेंगे, तो ये n पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस लेते हैं हम, केस 1। ठीक है, व्हेन n इज इवन। ठीक है, जब n इवन है, तो जब n इवन होगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल n अगर 4 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगे, 6 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 टर्म्स हैं टोटल, तो से 1 2 3 4 5। तो इस केस में देखोगे तो आपका थर्ड टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 थे तो इसके करेस्पॉन्डिंग थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म हुआ। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाते हैं तो इस केस में आप देखिएगा तो फोर्थ टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 7 थे तो उसके करेस्पॉन्डिंग फोर्थ टर्म आपका मिडिल टर्म हो गया। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा मिडिल टर्म इस नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड करके 2 डिवाइड कर देने पे आ जाता है। यानी 5+1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे भी 7+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में व्हेन n इज इवन तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1 विच इज ऑड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑड। और अभी अभी हमने बात करी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास एक ही मिडिल टर्म आता है। और ये मिडिल टर्म क्या आएगा, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा मिडिल टर्म हो गया, मिडिल टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें 1 ऐड किया तो n+2 एन डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म। और ये टर्म अगर आप लिखना चाहें तो tn प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये आपका हो जाएगा nc n/2 x टू द पावर n/2 एन y टू द पावर n/2। ठीक है क्या, तो ये आपका मिडिल टर्म हो गया। लेकिन वहीं अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ई ऑड हो जाएं, ठीक है, तो सेकेंड केस देखते हैं। व्हेन case 2, this is case 2, when number of terms is odd। अगर ये odd होगा तो आपके पास, सॉरी, n is odd not number of terms, when n is odd। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ टर्म्स ये आ जाएगा आपका n+1 और ये आपका हो जाएगा इवन। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो हम मिडिल टर्म किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं जरा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में ये वाला और ये वाला दोनों ही आपके मिडिल टर्म हैं।
यानी जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे तो आपके पास दो मिडिल टर्म के सीन बनते हैं, ठीक है। तो जब 4 टर्म्स थे तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपका सेकेंड एंड थर्ड इज द मिडिल टर्म। अगर 6 टर्म्स होंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में आपका थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ टर्म 6 हुए तो इस केस में आपका थर्ड एंड फोर्थ इज द मिडिल टर्म। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगर n के ऊपर लगाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मिडिल टर्म हम लोग लाए कैसे। तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज योर मिडिल टर्म। यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 एंड नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज योर मिडिल टर्म। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है, 2 मिडिल टर्म्स। और ये कौन से हो जाते हैं? नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो n प्लस 1 बाई 2th, आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज n प्लस 1 बाई 2th टर्म, एंड इसमें एक और 1 ऐड करके तो n प्लस 3 बाई 2th टर्म। तो ये आपके दोनों ही मिडिल टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इन टर्म्स को लिखना चाहें तो t ऑफ n प्लस 1 बाई 2 आपका हो जाएगा n c n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, n माइनस 1 बाई 2 x टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 एंड y टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, और द सेकेंड टर्म विल बी n प्लस 3 बाई 2, है ना। तो ये बन जाएगा n c n प्लस 1 बाई 2 x टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 एंड y टू द पावर n प्लस 1 बाई 2। तो ये आपके दो मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर n ऑड है तो आपके पास दो मिडिल टर्म होंगे, और अगर n इवन है तो आपके पास एक ही मिडिल टर्म होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हम यहां पे देख लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि मिडिल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो जो भी मिडिल टर्म होगा उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में देखें तो बिगिनिंग और एंड से बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होते हैं और शुरुआत 1 से होती है। याद करिए, फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 होता है, लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCN होता है, दोनों की वैल्यू 1। फिर सेकंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC1 और लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCN-1, दोनों की वैल्यू n। तो ये देखिएगा, तो आपको ये 1 से शुरू होकर इंक्रीज होता है, मिड में जाके कहीं मैक्सिमम होगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है दैट इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। NCR will be maximum when R is equal to n by 2 when n is even, and R is equal to n minus 1 by 2 और n plus 1 by 2 when n is odd। तो दोनों ही यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जब R that is n even था तो आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म था NC n by 2, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा। और जब n ऑड था तो उस केस में आपके पास जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट था NCn-1 by 2 या फिर NCn+1 by 2, तो ये आपके ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएंगे। खास बात यहाँ पे देखिए कि ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम है, क्योंकि अगर ये NCR लिखा हुआ है तो ये NCn-R लिखा हुआ है, और हमें पता है कि NCR इज इक्वल टू क्या होता है, NCn-R, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। तो चलिए, अब जब मिडिल टर्म हमने पढ़ लिया तो उस पर कुछ एग्जाम्पल्स। प्रोसेस आपको पता है, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वापस आइए, वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यहां पे सिर्फ हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कही गई है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। तो सिंस यहां पे नंबर ऑफ n जो वैल्यू है वो इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, तो एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। तो हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहां पे हो गया ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये हो जाएगा मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट
और ये हो जाएगा 2nCn। वेरी सिंपल, ठीक है। फिर ये इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे बाइनोमियल थ्योरम का, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब यहां पे बात समझिए कि यहां बात हो रही है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की। यहां पे हम साइन नहीं देख रहे, यानी अगर एक हमारे पास टर्म है -15, दूसरा टर्म है 10, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज -15। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को ट्रैक कर रहे हैं, ना कि उसके साइन के साथ। तो whenever we are talking about numerically greatest term, we are talking about the absolute value of the term and not the sign, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो देखिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, अगर मान लीजिए हम एक्सपेंशन अपना ले लेते हैं, से आर एक्सपेंशन इज x प्लस a टू द पावर n, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है। और इसमें हमें क्या निकालना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि लेट t of r is numerically greatest। मान लिया हमने कि t of r, rth टर्म जो है हमारा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। तो अगर rth टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो ये इससे आगे वाले टर्म से भी बड़ा होगा और इसके पीछे वाले टर्म से भी बड़ा होगा, ठीक है क्या। एक काम करते हैं, r प्लस 1 ले लेते हैं, है ना, कन्वीनियंस के लिए। तो लेट टी आर प्लस 1 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अब यहां पे सिंस दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, सो दिस विल इंप्लाई दैट मॉडुलस ऑफ टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एंड साइमल्टेनियसली मॉडुलस ऑफ टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर प्लस 2, ठीक है, विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो ये अपने इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट से हमेशा बड़ा होगा। और हमने ये बात भी देखी कि जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि पहले ये बाइनोमियल टर्म्स इंक्रीज होते हैं इन वैल्यू एंड देन डिक्रीज होते हैं इन वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इमीडिएट लेफ्ट और राइट से कंपेयर कर लेते हैं तो हमें बाकी के टर्म से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास हो जाएगा एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड वाई टू द पावर एक्स, नहीं यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स टू द पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस आर प्लस 1 एंड a टू द पावर r माइनस 1, ठीक है, मॉड्यूलस दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो NCR अपॉन NCR माइनस 1 ये बन जाएगा आपका n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, और ये बन जाएगा आपका a अपॉन एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस a अपॉन एक्स को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका मॉड ऑफ, ध्यान से देखिए, n प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसको उधर ले गए तो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन a, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं कि n प्लस 1 बाई आर माइनस 1, यानी ये वाला टर्म n माइनस आर प्लस 1, तो n प्लस 1 हमेशा r से बड़ा होगा। तो n प्लस 1 अगर हमेशा r से बड़ा होगा तो ये वैल्यू एक्चुअली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आप सिंप्लीफाई करिए तो ये बनेगा n प्लस 1 माइनस आर, n प्लस 1 माइनस आर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड r तो हम पॉजिटिव लेते ही हैं। तो यानी ये क्वांटिटी हमेशा हमारी पॉजिटिव है, तो हम मॉड्यूलस यहां से हटा सकते हैं। तो मॉड्यूलस हटाया हमने तो ये बन गया n प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन ए। इस 1 को उधर ले जाइए, है ना, तो ये बन गया n प्लस 1 अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई ए। यहां पे हम r की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इस तरफ ले आइए, तो आपके पास जो फाइनल इनइक्वालिटी बनेगी वो यहां से बन जाएगी n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू r।
तो ये मान लेते हैं इनइक्वालिटी ए हो गया। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करके जो हमारे पास आर के ऊपर कंडीशन आया वो ये आया। ठीक है, अब हम सेकेंड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड वाली इनइक्वालिटी थी मॉड ऑफ टी आर प्लस वन अपॉन टी आर प्लस टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो टी आर प्लस वन आपका हो गया एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड ए टू द पावर आर, और टी आर प्लस टू आपका हो जाएगा एन सी आर प्लस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड ए टू द पावर आर प्लस वन। ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन, तो ये आपका बन जाएगा आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर, और इनटू ये बन गया आपका एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स अपॉन ए को वापस से उधर ले जाते हैं तो ये आपका बन जाएगा, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा टर्म उस तरफ ले जाते हैं और एक्स अपॉन ए को इधर रखते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। ठीक है, ये हमने मॉडुलस में रखा। एक काम करते हैं, यहाँ प्लस वन और मतलब इसमें हम इसको इस तरीके से करते हैं, इसमें हमने माइनस वन कर दिया और प्लस वन कर दिया। ठीक है क्या, और ये मॉडुलस में कर दिया। तो यहाँ पे एक बार फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। ठीक है, एंड माइनस वन। वापस से देखिए, ये जो टर्म होगा ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन का जो रेशियो होगा ये हमेशा वन से बड़ा होगा। तो ओवरऑल टर्म ये पॉजिटिव हुआ, तो ये हम मॉडुलस हटा सकते हैं। तो चलिए मॉडुलस हटा ही देते हैं, और मॉडुलस हटाने के बाद ये बन जाएगा n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, उल्टा लिख रहे हैं क्या हम, नहीं ठीक है ना, एंड माइनस वन। ठीक है, ये वन को वापस से इधर ले आया तो हमारा हो जाएगा वन प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स बाई ए। तो अगर आर की वैल्यू निकालनी हो तो आर आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई ए माइनस वन। ये आपका आ गया इनइक्वालिटी बी। तो हमारे पास दो इनइक्वालिटी आए सॉल्व करने के बाद, एक बोलता है आर लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी और दूसरा बोलता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई ए माइनस वन लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये रिजल्ट हम याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो वी विल कीप दिस रिजल्ट इन आवर माइंड। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको भी मैं लिखता हूं RL, RL मतलब रट लो। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के जितने भी सवाल हैं वो इस रिजल्ट से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर एक खास बात देखिएगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए कि ये वाला जो टर्म है n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स बाई ए, वो इधर भी है और इधर भी है, तो आपको याद करने में भी आसानी नहीं रहेगी। तो इसको अगर हम एक टर्म m बोल दें, m, तो ये बस r की वैल्यू m माइनस वन से m के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इफ वी नो दिस रिजल्ट, क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, हम एग्जाम्पल में भी करके देखेंगे। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे कुछ चीजें और भी बता दूं क्वेश्चन करने से पहले। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिजल्ट हमने डिराइव किया है
वो किस एक्सपेंशन के लिए डिराइव किया है, ये याद रखना है। तो ये एक्सपेंशन x प्लस ए टू द पावर n के लिए है। तो यहां पे जो फाइनल रिजल्ट में x है वो आपका बाइनोमियल का हमेशा फर्स्ट टर्म और a है वो बाइनोमियल का सेकेंड टर्म होगा, ये याद रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि यहां पे वेरिएबल क्या क्या है, क्या क्या पूछा जा सकता है हमें। तो यहां पे n है, x है, a है और r है, ये 4 वेरिएबल्स हैं। तो या तो आपको किसी भी 3 वेरिएबल की वैल्यू दी रहेगी और चौथे की वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू दे दी, तो आपसे r की वैल्यू पूछ ली जाएगी। n की वैल्यू दे दी, r की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू दे दी, तो आपको x की वैल्यू पूछ ली जाएगी, एंड सो ऑन। तो 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 वेरिएबल आपको दिए रहेंगे और चौथे वेरिएबल के ऊपर आपको सवाल दे दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये इनइक्वालिटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सवाल करते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि ये चीज हमें x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चीज यहां पे a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन हम कर लेंगे सवाल करने से पहले, ठीक है। जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन हो गया तो हम लोग सबसे पहले ये वाला टर्म निकालेंगे, ठीक है। ये टर्म अलग से निकाल लेते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m टू बी n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन a, ठीक है। n की वैल्यू हमें पता है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x के बदले में देखिए आपके पास 1 लिखा हुआ है और a के बदले में 4x लिखा हुआ है और x की वैल्यू भी आपको 1/3 दी हुई है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 27 अपॉन ये 3 हो जाएगा ना, तो 4, हाँ 27 नहीं 36 अपॉन 7, ठीक है क्या। ये 36 अपॉन 7 होगा क्योंकि ये 3/4 बन जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 4 36 एंड प्लस 7, ठीक है। तो ये 36/7 हो गया, यानी ये 5 1/7 हो गया, ठीक है क्या। जैसे ही m की वैल्यू निकल गई हम अपनी इनइक्वालिटी में इसको पुट कर देंगे। तो हमारी इनइक्वालिटी जो आई थी वो m-1 5 1/7 -1 करिएगा तो 4 1/7 आ जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू 5 1/7। हमें ये बात भी पता है कि r की जो वैल्यू हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर हो सकती है ना। तो r की वैल्यू 4 1/7 से लेकर 5 1/7 तक के बीच में है। तो बताइए कौन सा ऐसा होल नंबर है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो यहां पे क्लियरली हमें पता है कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। r की वैल्यू 5 हो गई तो कौन सा टर्म हमारा ग्रेटेस्ट था। तो याद करिए कि हमने tr+1 को ग्रेटेस्ट माना था। तो दिस विल इंप्लाई दैट t6 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो कई बार आपसे सिर्फ ये पूछता है कि कौन सा नंबर है वो टर्म का जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। तो यहां पे अगर सिर्फ वो नंबर पूछता तो आपका आंसर 6th टर्म हो जाता। आपका आंसर क्या हो जाता, 6th टर्म। और अगर पूरी की पूरी तरीके से वो टर्म निकालना है तो आप t6 निकाल सकते हैं। तो t6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8c5 1 टू द पावर 3 एंड 4x, x की वैल्यू आप 1/3 यहां पे डाल दीजिए टू द पावर 3। तो यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8c5 4/3 क्यूब। सो दिस विल बी योर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कितना सिंपल सा एप्लीकेशन है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। वापस से ये हमें x को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें a को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम m कैलकुलेट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू n+1, सो दिस विल बी 9+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, x की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 इंटू x की वैल्यू 1 दी हुई थी तो 2 इंटू 1, ठीक है क्या। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 और 20/5 आ जाएगा, ठीक है क्या। 20/5 यानी ये वैल्यू आ गई 4। तो देयरफॉर जो r की वैल्यू होगी वो 4 - 1 दैट इज 3
से लेकर 4 तक के बीच में होगी। तो यहां दो वैल्यूज r की पॉसिबल हैं, तो दिस विल इंप्लाई r की जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 3 और 4। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो आप बोलिएगा कि दो टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आए, इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर ये फोर्थ और फिफ्थ टर्म आप निकालिएगा पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके, तो देखिएगा कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आई है। भले ही साइन डिफरेंट हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस केस में T4 अगर आप निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका 9C3 और यहां से हो गया 3 to the power 6 माइनस 2x, तो माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 थी एंड टू द पावर 3। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार सिंप्लीफाई करके देख ही लेते हैं कि क्या ये न्यूमेरिकली सेम टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं। तो 9C3 अगर आप निकालते हैं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 6 दैट इज 3 इंटू 2 और यहां से आपका आ गया 3 टू द पावर 6 और यहां से आ जाएगा माइनस 2 क्यूब। तो माइनस में बाहर निकाल देता हूं 2 क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं तो एक 3 तो मैं यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं और एक 2 यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं। ठीक है, तो फाइनली ये टर्म जो बना हमारे पास 3 का कितना पावर है? माइनस 3 का पावर है 7, 2 का कितना पावर हो गया? 5, तो 2 टू द पावर 5 एंड 7 टू द पावर 1। तो ये आपकी वैल्यू आई। ठीक है, एक बार T5 भी निकाल के देखते हैं। तो T5 कितना आएगा? ये हो जाएगा 9C4 3 टू द पावर 5 एंड माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 4। ठीक है क्या? अब देखिए ध्यान से सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 और 2 मिलके 8 कैंसिल और यहां से मैं एक 3 कैंसिल करके 2 लिख लेता हूं। तो देखिए 3 का पावर कितना होगा? यहां से 3 स्क्वायर, यहां से 3 टू द पावर 5, तो 3 टू द पावर 7 हो गया। 2 का पावर कितना हुआ? तो यहां से 2 टू द पावर 4 और यहां से एक 2, तो 2 टू द पावर 5 और 7 का पावर कितना है? 1, तो 7 टू द पावर 1। देखिए दोनों ही टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई? सेम आई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे अगर r की दो वैल्यू आती है तो इसका कहने का मतलब यह है कि दो आपके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है और दोनों टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, भले ही उसकी साइन अलग अलग हो, भले ही उनके साइन अलग अलग हो। ये नेगेटिव में टर्म है और ये पॉजिटिव में टर्म है, लेकिन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मींस बाय सेइंग दैट वी हैव टू डिफरेंट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। गिवन दैट T4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड द रेंज ऑफ x। अब देखिए ध्यान से, यहां पे r की वैल्यू आपको दे दी गई, T4 है तो यानी कहने का मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, x दिया हुआ है, आपके पास n दिया हुआ है, तो a इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो जैसे मैंने बताया था ना कि आपको 3 वेरिएबल दिए रहेंगे, चौथे की वैल्यू निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा। r दिया हुआ है, n दिया हुआ है, x दिया हुआ है, a के बारे में आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। इनइक्वालिटी हमारी हो जाएगी 10 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई a। तो मॉड ऑफ x है यहाँ पे 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ 2, a है आपका 3x बाई 8, तो 3x अपॉन 8। तो एक काम करते हैं, इसको 16 अपॉन 3x लिख लेते हैं। ठीक है क्या? माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी है? 3, लेस देन इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ 16 अपॉन 3x। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है क्या? तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा आपका 10 प्लस 1 दैट इज 11 अपॉन 1 प्लस
इसमें से 16 और 3 के ऊपर से मॉड हटा देते हैं, तो इसको मैं लिखता हूं 16 अपॉन 3 मॉड x। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा उधर जाके लेस देन इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपका 11 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 16 अपॉन 3 मॉड एक्स। ये 1 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू, यहां से हो गया आपका 16 अपॉन 3 मॉड एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉड एक्स को इधर और बाकी सबको इधर ले आइए, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू आपका हो गया 64 अपॉन 21। ठीक है क्या? तो यहां से आपके पास x का जो वैल्यू आया वो आ गया -64 अपॉन 21 से लेकर 64 अपॉन 21 तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद x के करस्पॉन्डिंग रेंज आ गया। ठीक है, सेकेंड इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। ये वाली वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 16 अपॉन 3 मॉड एक्स, है ना, और इधर हो गया लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 16 अपॉन 3 मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3। ये 3 कैंसिल, ये 8 और ये 16 कैंसिल होके 2 बन गया। x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है क्या? ये आपकी सेकंड इनइक्वालिटी आ गई। फाइनल आंसर जो होगा हमारा इन दोनों इनइक्वालिटीज से जो x का रेंज आया उसका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ द टू। सो 1 इंटरसेक्शन 2 अगर हम निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, ये -इन्फिनिटी से -2 तक जा रहा है। -64 अपॉन 21 क्लियरली 2 से तो छोटा है, -2 से छोटा है, तो यहां पे फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -64 अपॉन 21 से -2 यूनियन 2 से लेकर 64 अपॉन 21। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, 3 वैल्यूज दी हुई थी, 3 वेरिएबल की वैल्यू दी हुई थी, चौथे वेरिएबल के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, x की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है, तो आपको फाइंड द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n पूछ लिया गया था। देखिए x पता है आपको, a दे दिया गया, r दे दिया गया, तो n की वैल्यू पूछ ली गई। 3 वेरिएबल की वैल्यू दे दी गई और चौथे वेरिएबल के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहां से भी हम इनइक्वालिटी, तो 6th टर्म दिया हुआ है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, इनइक्वालिटी अगर हम अपनी लिखें तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस, मॉड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही दिया हुआ है, तो x के बदले में 3 अपॉन 2 है ना, और a के बदले में x/3, जहां x की वैल्यू हाफ है तो ये 1 अपॉन 6 हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू, ये वापस से आपका हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3/2 अपॉन 1 अपॉन 6। ठीक है क्या? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये बन गया n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10, है ना, ये ऊपर जाएगा तो 9 बन जाएगा ना, 3/2 अपॉन 1/6, तो ये 9 बन गया, तो ये 10 बन गया। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे तो 60 हो गया, है ना, एंड आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी देखिएगा तो n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो जाएगा, है ना, तो यानी सॉरी 10 तो हटा ही दो यहाँ से, है ना, n प्लस 1, तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 59 एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 49 आ गई। तो दैट मीन्स अगर n का रेंज अगर हमें देखना है तो n की वैल्यू आ जाएगी 49 से लेकर 59 तक, लेकिन n सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही पूछी गई हैं n की, है ना, और हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही निकालनी है। तो यानी यहां से हमारे पास n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 49, 50,
51 अप टू कहां तक, 59 तक, ठीक है क्या। और यहां पे हम n की इंटीग्रल वैल्यूज ही कंसीडर करते, क्योंकि हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन जो पढ़ा है वो सिर्फ n इज इक्वल टू होल नंबर्स के लिए पढ़ा है, यानी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ही पढ़ा है। तो दैट इज वाई ये जो रेंज आया है, दो ये रेंज आया है, लेकिन हम ये यहां से n की सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने ये रिजल्ट निकाला था वो ये अज्यूम करके रिजल्ट निकाला था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपका n क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। और बाकी अदर वैल्यूज के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में थोड़ा चेंज आ जाता है, यानी नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स अगर आ जाए आपके पास या फिर रैशनल इंडेक्स आ जाए, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, वो हम लोग एकदम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। तो यहां तक हमने पढ़ लिया आपका मिडिल टर्म क्या होता है, और दूसरा हमने सीखा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम किस तरीके से निकालते हैं। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे एग्जामिनेशन में भी एज इट इज जो रिजल्ट्स हमने अभी क्लास में पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन आ जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, यानी जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे इन नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग, ठीक है। इंजॉय योर लर्निंग प्रोसेस। तो आपको अगर कहीं भी इस बीच में जितने भी सवाल हमने किए उसमें कहीं भी लगता है कि कोई सर्टेन सेक्शन में आपको डाउट रह गया है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए कि वो क्या है, कैसे होगा, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो उसमें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूं। वहां पे हम चैट सेक्शन भी इनेबल्ड रखे हैं, वहां पे एक चैट सेक्शन का भी ऑप्शन है, तो आप वहां पे डायरेक्टली भी मुझसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको सारे मटेरियल्स या फिर जो भी एडवाइसेस या जो फर्दर नए वीडियोस आ रहे हैं तो उसके लिंक मैं वहां पे हमेशा शेयर करता रहता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।